हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, जो हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम की रिवीजन कर रहे हैं इस पेपर के माध्यम से, तो इसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है और फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चंस थे वो सारे हो गए। आज हम सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? सेकंड यूनिट यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटे? फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्जेस को मोशन में स्टडी करती है, जो चार्जेस को मोशन में स्टडी करती है उसे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चंस यहाँ हैं, हम सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ? पहला ही क्वेश्चन जो हमारे पास है सेकंड यूनिट से है, व्हाट इज ओम्स लॉ, राइट इट्स लिमिटेशंस। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटे? ओम्स लॉ कहता है कि कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से पास होने वाला जो करंट है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटे? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने कोई कंडक्टर ले लिया, यहाँ पर हम हाई वोल्टेज लगा देते हैं, यहाँ पर लो वोल्टेज लगा देते हैं। मान लीजिए इसे मैं VH बोल रहा हूँ, इसे मैं VL बोल रहा हूँ, तो VH माइनस VL इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना बेटे, उतना ही ज्यादा इसमें से करंट पास करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। से यस और नो? ठीक है जी। इसका मतलब V ज्यादा तो करंट ज्यादा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। R यहाँ पर क्या है बेटे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। R क्या है? कांस्टेंट ऑफ, और इसे बोलते हैं बेटे रेजिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं? और रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है बेटे किसी चीज को अपोज करना, किसी को। अब यहाँ किसको अपोज किया जा रहा है? करंट के फ्लो को, करंट के फ्लो को या करंट को, एक ही बात है। तो किसी कंडक्टर में से फ्लो होने वाले करंट को कितना ओपोजिशन मिल रहा है उसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं। इन सब की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में तो लिखना नहीं है हमें पेपर में। तो आप बताएंगे भाई रेजिस्टेंस इज द ओपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। इट्स SI यूनिट इज ओम। R का फार्मूला यहाँ से V/I आ जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर ओम्स लॉ बताना है, सिंपली एक नंबर में बताना है तो स्टेटमेंट दे देंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। और फिर आपने ये लिख देना है, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू I। बस इतना बताना है। एक नंबर का पूछा है, इतना ही बताना है। क्लियर हुआ? और ज्यादा डिटेल में पूछेंगे तो फिर और ज्यादा डिटेल में चलना होगा। अगर मान लीजिए ग्राफ पूछ ले इससे रिलेटेड, तो V और I का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। इधर हम I ले लेंगे, इधर हम V ले लेंगे, और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। बोलो कोई समस्या है बेटे किसी को? ठीक है जी। तो ये VI ग्राफ आ जाएगा। और R बराबर क्या होता है बेटे? V डिवाइडेड बाय I, और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर हम V को I से डिवाइड करें तो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है बेटे। अब ये जो स्लोप है, इस लाइन की जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब R यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। बट कई बार क्या होता है बेटे, हम जो ग्राफ एक्चुअल में बनाते हैं ना, किसी कंडक्टर का यूज करके जब हम एक्चुअल में ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसे होगा। मतलब कुछ हद तक तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन से हट जाएगा। स्ट्रेट लाइन से अगर हट गया तो यहाँ पर अब देखो बेटे R कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर R। इसका मतलब ओम्स लॉ जो है वो हर एक सिचुएशन में ओबे नहीं होता। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ में क्या क्या कमियां हैं। वो ये है कि नंबर एक बात तो दिस लॉ विल नॉट बी फॉलोड 100% अप टू 100% एक्सटेंट इवन बाय कंडक्टर्स। कंडक्टर्स भी इसको 100% फॉलो नहीं करते। हालांकि कंडक्टर्स जो है वो गुड एक्सटेंट तक इसे ओबे करते हैं, इसलिए हम कंडक्टर्स को ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? कुछ नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेस हम उन्हें बोलते हैं जिनके V और I का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, जिनके V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हम डायोड की बात करें, डायोड की बात ज़्यादा डिटेल में हम करेंगे अपने पास यूनिट 9 में, जब आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो जब आप डायोड और ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो डायोड और ट्रांजिस्टर में जब हम VI ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होते। बोलो बेटे बात समझ आई कि नहीं है? उनके जो ग्राफ है वो हमारे पास, जैसे मान लीजिए हम कोई VI ग्राफ बनाएं, सपोज करते हैं हमने इधर V लिया, इधर हमने I लिया, इधर V लेते हैं, इधर I लेते हैं, और कुछ इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ बन जाता है। तो ये नॉन ओमिक डिवाइस है। ये क्या है? नॉन ओमिक डिवाइस है। ऐसे ही ट्रांजिस्टर का भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो भी, ट्रांजिस्टर में ज़्यादा डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ फिर फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की बात होती है।
बट आप मेरी बात समझ जाएंगे कि अगर हम रिवर्स बायस का ग्राफ बनाएंगे, डायोड की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में ऐसा ग्राफ बनेगा, रिवर्स बायस में ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर हुआ? तो हो सकता है अभी आपको ये बात ना समझ आ रही हो कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस किसे कहते हैं, वो आपको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और डायोड किसे कहते हैं इन बातों पर चले। लेकिन अभी इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि डायोड और ट्रांजिस्टर ऐसी डिवाइसेस हैं जो जिसका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस, दे आर कॉल्ड। तो ये है बेटे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। बोलो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। दूसरा आपके पास आ गया बेटे, व्हाट आर किरचॉफ्स रूल्स एक्सप्लेन विद सर्किट डायग्राम। किरचॉफ्स रूल क्या है, इसे सर्किट डायग्राम के साथ समझाइए। देखो बेटे किरचॉफ के दो रूल हैं। किरचॉफ का पहला रूल जिसे हम करंट रूल या करंट लॉ भी बोलते हैं, और दूसरा वोल्टेज रूल या वोल्टेज लॉ या लूप रूल भी बोलते हैं। लूप रूल क्या होता है बताओ शाबाश। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से करंट आया और यहाँ आके इन्हीं दो अलग अलग सर्किट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है जी। अगर करंट I आया तो यहाँ से कुछ करंट I1 इधर चला गया, कुछ करंट I2 इधर चला गया, इसे बोलते हैं बेटे जंक्शन। इसे क्या बोलते हैं? जंक्शन। जंक्शन जहाँ दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हों तो इसे जंक्शन बोलेंगे। इस जंक्शन पर जब करंट आया तो करंट एंटर कितना हुआ? I करंट एंटर हुआ, और करंट लीव कितना हुआ? -I1 -I2। लीविंग करंट को माइनस लेंगे और एंटरिंग करंट को प्लस लेंगे, और टोटल मिला के क्या हो जाएगा बेटे? जीरो। क्यों? क्योंकि I जो है वही तो I1 और I2 में डिवाइड हुआ है। तो हम ये लिख देते हैं I बराबर I1 प्लस I2। ये किरचॉफ का पहला रूल है बेटे, जिसे हम करंट रूल भी बोलते हैं या जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल current entering into a junction will be equal to current leaving the junction, या sum of current entering into a junction will be equal to sum of current leaving the junction। मैथमेटिकली इसे हम लिखेंगे सिग्मा I entering is equal to सिग्मा I leaving। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये आपके पास आ जाएगा जी। और इसके बाद हमारा दूसरा रूल है किरचॉफ का। दूसरा रूल क्या है बेटे? वो हम इसके हेल्प से पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड यहाँ है। ये सर्किट डायग्राम एक बना हुआ है, आप जरूरी नहीं कि यही बनाए, आप थोड़ा सिंपल भी बना सकते हैं। आपकी NCERT की बुक में डायग्राम दे रखा है, वो भी बना सकते हैं, थोड़ा इससे सिंपल है। तो देखिए किरचॉफ का दूसरा रूल साथ में मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, हमारे दो क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि कोई भी लूप, क्लोज्ड लूप जो है, उसमें वोल्टेज गेन या वोल्टेज लॉस नेट जो है वो नहीं होगा। इसका मतलब नाइदर देयर विल बी नेट लॉस ऑफ वोल्टेज नॉर देयर विल बी नेट गेन ऑफ वोल्टेज। क्यों? क्योंकि जितना वहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा हुआ है, दैट पोटेंशियल विल बी यूज्ड बाय द सर्किट कंपोनेंट्स। सर्किट में जो जो कंपोनेंट जुड़े हुए हैं वो उस वोल्टेज को क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, सपोज करते हैं इस सर्किट में A से B, C से वापिस A पर जा रहे हैं, तो मैं आप बच्चों को समझाऊं अगर कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। किरचॉफ का दूसरा रूल ये कह रहे हैं बेटे, सिग्मा EMF गेन प्लस सिग्मा EMF लॉस बराबर क्या होगा? जीरो इन ए क्लोज्ड लूप। इन ए क्लोज्ड लूप। तो अगर आप A से शुरू करें, B तक जाएं, C और वापिस A पर आए तो क्लोज लूप बन गया। तो देखो बेटे, अगर हम A से B जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आप करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो वोल्टेज कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है बेटे, क्योंकि करंट जो है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलता है। देखो A से B की तरफ करंट जा रहा है, ये बात श्योर है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट A का वो पोटेंशियल जो है ज्यादा है, पॉइंट B का पोटेंशियल क्या है? सिंपल है इतनी बात। तो इसका मतलब यहाँ पर हाई वोल्टेज है, यहाँ पर लो वोल्टेज है। तो अगर आप A से B जाएंगे, हम शुरू करते हैं इसे पॉइंट A से, तो A पॉइंट का पोटेंशियल, तो यहाँ पर अगर हम पहुंच गए तो पोटेंशियल कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया। तो माइनस कितना कम हो गया बेटे? करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर। कितना कम हो गया? A से B के बीच में सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसका मतलब जितना वोल्टेज कम हुआ है वो वोल्टेज इसने यूज किया है। और वोल्टेज, कोई भी डिवाइस कितना वोल्टेज यूज करती है उसका फार्मूला होता है बेटे करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। हाँ जी। तो हम यहाँ पर ले लेंगे करंट कितना है बेटे? इन्होंने लिया हुआ इसे I1 लिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 4। कोई दिक्कत? फिर आप B से C आएंगे तो फिर भी करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो फिर से वोल्टेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो फिर माइनस ले लेंगे हम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे? 2 इंटू
I2 प्लस I3। फिर आप C से यहां जा रहे हो A, लेकिन बीच में दो कंपोनेंट आ गए, तो पहले हम इस रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो आप रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो इसलिए क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, कम। कितना कम होगा, 1 इंटू I1। तो फिर से माइनस 1 इंटू I1। फिर आप सेल पर पहुंच गए, सेल में माइनस से प्लस पर जा रहे हो। ये लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है, से यस और नो। तो लो से हाई पर जा रहे हो तो वोल्टेज गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन हो रहा है इसलिए प्लस। कितना गेन हो रहा है बच्चों, 10 वोल्ट का गेन हो रहा है। वापस कहां पहुंच गए, ए पर पहुंच गए। तो वापस हम ए पर पहुंच गए, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत, हाँ जी। तो वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो है वो इक्वेशन बच गई। तो इक्वेशन में क्या बचा बेटे, माइनस का 4I1 और ये माइनस I1, तो 5 हो गया। इसको और इसको जोड़ दिया, माइनस 5I1 हो गया। यहाँ पर आ गया बेटे माइनस का 2I2 माइनस 2I3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। क्लियर। ये इक्वेशन किस टर्म्स में बनी बेटे, I1 I2 I3 की टर्म्स में बन गई। क्लियर हुआ। सिमिलरली हम यहां से इस लूप को यूज कर लेंगे ACDA। सिमिलरली हम इस लूप को यूज कर लेंगे B, इस सेल से होते हुए D और C से होते हुए वापस B। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है जी। तो इन सब को जब हम यूज करेंगे, अब हमारे पास देखो बेटे यहाँ पर कितने इन्होंने वेरिएबल कितने ले रखे हैं, वेरिएबल है I1 I2 I3, 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है तो सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, तीन चाहिए। जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन, 4 होते तो 4 इक्वेशन। एनी डाउट टू एनीबॉडी, ठीक है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, फिर सोल्व कर लेंगे। अब बताओ इसको आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। I1 I2 I3 में 3 इक्वेशन आ जाएंगी। कोई भी 2 इक्वेशन में से पहले एक कंपोनेंट को रिमूव कर देना है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से एक इक्वेशन में से I1 की वैल्यू निकालो, दूसरी में I1 की वैल्यू पुट कर दो, तो दोनों में से I1 गायब हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो I2 I3 में इक्वेशन बन जाएंगी, उनको सोल्व करोगे I2 और I3 की वैल्यूज आ जाएंगी, वो पुट करोगे तो वापस से I1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। किरचॉफ रूल के हम ऑलरेडी कई सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने बताया है कि हर एक ब्रांच में करंट निकालिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ करंट निकाल सकते हैं। आप इसे करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं मैथमेटिकली भी इसे आपको करवा दूंगा। इट इज़ क्वाइट सिंपल। देखो जैसे इसके ऊपर हम बात करनी हो तो यहाँ पर वोल्टेज रूल लगाएं तो कैसे लगेगा, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आप बच्चों को। मान लीजिए अब ए से शुरू करते हैं। ए से पहले सेल क्रॉस किया, आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो आपने वोल्टेज लूज किया तो माइनस का 10 हो गया। फिर आप करंट के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज गेन हो रहा है, गेन हो रहा है तो प्लस का 1 इंटू I1, तो मैं इसे I1 लिख देता हूँ। सी से डी की तरफ जा रहे हो तो करंट की दिशा में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज लॉस हो रहा है। कितना, रेजिस्टेंस है 2 और करंट कितना है बेटे, I2 प्लस I3 माइनस I1। यहाँ तक कोई दिक्कत। डी पर पहुंच गए। डी से आप इधर आ रहे हो, फिर से करंट के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है, रेजिस्टेंस 4, करंट कितना, I1 माइनस I2 बराबर क्या आ जाएगा बेटे, 0। क्लियर हुआ। हाँ जी। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये भी तरीका था कि अगर हमने ए से शुरू किया तो हम सबसे पहले ए का वोल्टेज ले लेते और लास्ट में यहाँ भी ए का वोल्टेज लिख देते। ये ए से कैंसिल हो जाता, वही वापस 0 बच जाता। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। फाइन। तो यहाँ से इक्वेशन में देखो कौन कौन वेरिएबल आई, I1 I2 I3 I1 I2, तो वही I1 I2 I3 आ गए। सिमिलरली जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो यहाँ से भी I1 I2 I3 आ जाएगा। फिर तीनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे बेटे, सोल्व कर लेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड यूनिट का 3 क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं। ये तीसरा जो क्वेश्चन है सीरियल नंबर 3, ये भी मेरे ख्याल से इसी का है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल है बेटे, ध्यान से देखिए, बड़ा ही सिंपल होगा। ये कह रहे हैं क्या निकालना है, करंट निकालना है फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। यहाँ क्या दे दिया बेटे इन्होंने, लेंथ दे दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या दे दिया इन्होंने, एरिया दे दिया। व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, यहाँ पर क्या बता दिया इन्होंने, V बता दिया। गिवन दैट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दे रखी है बेटे। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब हम
इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देते हैं तो मोबिलिटी आता है। मोबिलिटी का मीनिंग होता है बेटे 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो चार्ज कैरियर है उनकी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। हाँ जी, मोबिलिटी दे दिया इन्होंने। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, n दे रखा है। बोलो कोई दिक्कत? अब ये पूछ क्या रहे हैं बेटे, करंट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? करंट पूछ रहे हैं। देखो बेटे करंट का एक फार्मूला तो हमारे पास ये होता है I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक बात है जी? यस सर। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है इन्होंने, n दे रखा है, यस सर। E हमें पता ही होता है वैसे दे भी रखा है, एरिया भी दे रखा है, ड्रिफ्ट स्पीड नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी बेटे? ड्रिफ्ट स्पीड नहीं दे रखी। तो ड्रिफ्ट स्पीड कहां से निकाल लेंगे? मोबिलिटी से। यस सर। तो ड्रिफ्ट स्पीड का क्या फार्मूला बन जाएगा बेटे यहाँ से, अगर हम इसे I इज इक्वल टू NEA ड्रिफ्ट स्पीड की जगह अगर हम पुट करना चाहें तो ये आ जाएगा बेटे मोबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने मोबिलिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा वो देखिए। मुझे एक बात बताओ बेटे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है? यूनिफॉर्म होता है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है बेटे V डिवाइडेड बाय L। V डिवाइडेड बाय क्या आपको V दे रखा है? यस। क्या आपको लेंथ भी दे रखी है? यस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा? यस सर। क्या मोबिलिटी दे रखी है? यस सर। एरिया दे रखा है? यस सर। E दे रखा है? यस सर। N दे रखा है? यस सर। क्या करंट आ जाएगा? यस सर। यूनिट क्या आएगी? एम्पीयर। कोई दिक्कत? नो सर। कर लोगे? यस सर। ठीक है बेटे। तो ये लाइट चली गई है, इसके साथ इस वीडियो को यहीं बंद कर देते हैं अपन।